बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 8 अक्टूबर है साल 2020। इमरान खान और जनरल बाजवा ने शरीफ माफिया की चीखें निकाल दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के झूठ और तजादात पर मुश्तमिल खताबात का आज तारीखी पोस्टमार्टम करेंगे। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक से नवाज शरीफ ने मदद तलब कर ली है। एक सीनियर सहाफ़ी ने एक बड़ा दावा किया है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त 11 सियासी जमातों ने एक इत्तेहाद कायम किया है, जिसको पीडीएम का नाम दिया गया है, और ये बेसिकली चाहते हैं कि हम जमहूरियत को बहाल करें। पहले जमहूरियत बहाल नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, इसके पीछे फौज है, और ये चीज़ पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इस मुल्क के रियासती इदारों यानी फौज पर मुसलसल नवाज शरीफ के अटैक इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट से हमायत लेना चाहते हैं। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी शहीन सहबाई, जो कि अमेरिका के अंदर मुकीम है और बड़ी अंदर की खबरें रखते हैं, उन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ ने अमेरिकन हुकूमत से राब्ता किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उसकी मदद की जाए। लेकिन इसी असना के अंदर वहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर आई, और फिर अफगान जो डायलाग चल रहा है उसके अंदर चूंकि पाकिस्तान के रियासती इदारों का एक कलीदी रोल है, इसको अमेरिकन हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कोई इस हवाले से रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन ये बात हकीकत है कि माजी के अंदर इस तरह के कई शवायद मौजूद हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम रोल रहा है। हमने देखा है जब परवेज मुशर्रफ से एनआरओ के हवाले से डील हो रही थी, उस वक्त भी बरतानिया और अमेरिका के लोग दरमियान में डायलाग के अंदर शरीक थे, और एक दूसरे को जिस तरह के मामलात पाकिस्तान की सियासत के अंदर और रियासत के साथ तय करने की ज़रूरत थी वो कर रहे थे। और ये बेसिकली वो नौकरी है, गुलामाना निज़ाम है, जिस पाकिस्तान को इसने मफलूज करके रख दिया है, और इसी गुलामी से आज़ादी की तरफ सफ़र करने के लिए लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। लेकिन ये एक तरह की फ्रस्ट्रेशन ये ज़ाहिर करती है कि अब मुल्क के इदारों ने यह फैसला किया है कि मजीद किसी चोर डाकू को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। किसी तरह का रिलीफ जो बैकडोर तरीके से डील और ढील का मामला चलता था वो नहीं चलेगा। अगर इस तरह की बात ना होती तो मरियम नवाज 1 साल तक खामोश रही। नवाज शरीफ खामोशी के साथ वहां जिंदगी बसर कर रहे थे। अगर चूंकि ये क्यों आप सवाल पैदा होता है, कई दफा मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचते होंगे, अगर इनके मामलात इदारों के साथ तय थे तो अचानक इनको क्या जरूरत हुई कि ये बोल पड़े। असल मसला ये है कि ये लोग इस तरह आदी हैं, इनको हमेशा हमारे मुल्क के इदारे डील और ढील देते रहे, एनआरओ देते रहे, इनकी सपोर्ट करते रहे। 3 मरतबा नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ वजीर आजम बना है। आसिफ जरदारी, जिसको मिस्टर 10% का लकब पूरी दुनिया देती है, मगर वो शख्स भी इस मुल्क का सद रहा है। तो इसका मतलब है इस तरह के चोर डाकू यानी ये सांप सारे हमारे इसी एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए हैं। और जब एक बंदे को आदत पड़ जाती है तो उसको मंगता भी अगर रोज आ रहा हो और उसको आप थोड़ा बहुत दे रहे हो, तो उसके बाद अगर एक दिन नहीं देंगे तो वो भी आपको आंखें निकालेगा कि ये तो अब मेरा राइट हो गया है, मेरा हक है कि आपने मुझे ये भीख लाजमी देनी है। तो अब वो ये जो हक बन गया था, और जिसकी वजह से इमरान खान ने अपने मुल्क की जो एस्टेब्लिशमेंट है और आम लोगों को समझाया कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस मुल्क का, अगर आप इसी तरह चोर और डाकुओं को जो है वो सपोर्ट देंगे तो फिर मामलात खराब होंगे। तो अब वो दोबारा जो है वो भीख देना इन इदारों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अब उनकी चीखें तमाम लोगों को सुनाई दे रही हैं। और इनको हमने देखा जिस तरह मोदी के साथ इनके ताल्लुकात थे, जिस तरह सज्जन जंडाल से मुलाकातें हो रही, तो ये किसी भी मगरबी मुल्क से हत्ता के राह से भी इस मुल्क के इदारों के खिलाफ मुआवनत लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी औलाद को सियासत के अंदर इन करना है। इन्होंने अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग का और नाजायज पैसा है उसको प्रोटेक्ट करना इनकी जिंदगी का आम मकसद है। अब नवाज शरीफ अगर इल्ताफ भाई की तरह लंदन से वापस नहीं भी आते उस गद्दार की तरह, तो इनको मसला नहीं है, इनकी जायदाद महफूज रहे और इनकी बेटी और खानदान के लोग सियासत के अंदर इन रहे। अब शहबाज शरीफ है, उसकी पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस है। तो ये बाकी सारे लोग, ये जो फजल रहमान और लोग आप देखते हैं, वो बड़ी जो है उनको हैरानी होगी जब इनके मामला थोड़े से भी डील होने की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो ये फजल रहमान को उसी जगह छोड़ेंगे और पीपल्स पार्टी आपको बड़ी मोहतात दिखाई दे रही है। तो आज मैं आपको बताऊं कि मॉडल टाउन के अंदर एमएनएज को जमा किया गया, अरकान पार्लियामेंट को और टिकट होल्डर्स को। पहली बात तो ये कि जितनी तादाद थी उससे पता चलता है कि बहुत कम लोग इसके अंदर शरीक हुए। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी खामोश ऐसी अक्सरियत है जिसने नवाज शरीफ और मरियम का ये बयानिया मुस्तरद कर दिया है, और वहां पर आम लोग ज्यादा थे।
अरकान पार्लियामेंट और टिकट होल्डर्स की तादाद कम थी। फिर जो उनकी तकारीर थी वो बड़ी तजादात से भरपूर थी। यानी वो इनकलाब, वो तब्दीली जो आप लोगों के खिलाफ लोग लाए हैं, ये आप लोगों ने इस मुल्क को लूटा, आपने अपने महल्लात बनाए। बात बड़ी सादा सी है, आप इधर उधर क्यों घुमाते हैं? आपसे रसीदें मांगी गई, आपसे पूछा गया कि आपकी जितनी ये अमाउंट है हलाल की है हराम की है, आप उस हवाले से जस्टिफाई नहीं कर सके अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एहतसाब अदालत के अंदर आपने कोई प्रूफ नहीं दिया। आप कभी कतरियों का खत ला रहे हैं, कभी किसी का ला रहे हैं। ये सारे तमाशे करने के बाद अवाम को बहर आकर आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक माफियात के खिलाफ इस मुल्क के इदारों की और इमरान खान की वो जंग है कि जिसके अंदर अगर माफिया जीत जाता है तो मैं रोज आपको बताता हूं कि फिर ये इस 22 करोड़ अवाम की हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अब आप इनके खताबात को जरा चेक कीजिए, किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आज एक मरतबा तो ऐसे हुआ जब नवाज शरीफ खताब कर रहे थे तो उन्होंने ऐसी गलत बयानी की, ऐसा झूठ बोला कि उनके जो सामने बैठे हुए लोग थे वो भी उस झूठ की वजह से उन्होंने सर झुकाए और शर्मिंदा हो गए। हालांकि शर्मिंदगी वाली उन्हें कभी बात महसूस नहीं हुई जब नवाज शरीफ ने कहा कि देखो हमारे दौर के अंदर जो पासपोर्ट था उस सब्ज पासपोर्ट की क्या वैल्यू थी और अभी जो है हमारे इस सब्ज पासपोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि उनको बताना चाहिए, और मैं समझता हूं कोई ना शायद ये पहली गुफ्तगू उन्होंने की, यानी ये जो जुमला उन्होंने बोला वो बगैर पर्ची के बोला और इस वजह से इस जो है अपने तौर पर दिमाग को इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया होगा, तो दिमाग के अंदर तो है भूसा। और हालांकि 131वां नंबर था जब ये बाकायदा 101वां नंबर था यानी पाकिस्तान का इस पासपोर्ट की रैंकिंग में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और अब 31 दर्जे इस पासपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है, बेहतरी हुई है, और अब पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 70 पे चली गई है पासपोर्ट की, और ये 31 गुना समझे पॉइंट्स जो है वो अच्छाई की तरफ गया है, बेहतरी की तरफ गया है। लेकिन वो लोग शर्मिंदा हो गए कि नवाज शरीफ आपके दौर में तो इस शब्द जो पासपोर्ट की ये अहमियत थी कि आपका एक वजीर आजम अमेरिका के अंदर इंटर हुआ था और उसकी पतलून उतार ली थी उन्होंने, और आज वो बड़ी गैरत की और अजीब बातें करता है। यानी बंदे के अंदर कुछ तो शर्म और हया होनी चाहिए, कुछ तो ऐसी, यानी लोग क्या भूल जाते हैं। अब वो लोग, वो बंदा शहर खाकान आबासी जो पतलून उतारे और वजीर आजम था इस मुल्क का, इतनी तदलील की, और उसके बाद आजकल वो एहतसाब और मुल्क के इदारों की बातें करके इस कौम को बताता है। इस कौम को इतना बुद्धू और नालायक और जाहिल समझा हुआ है इन्होंने, कुछ तो यादाश्त इसकी है, और बड़े बाशऊर लोग इस कौम के अंदर मौजूद है। अब नवाज शरीफ कहते हैं अब ये 8 दर्जे इसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ, मैंने आपको बताया 31 दर्जे इस पासपोर्ट के अंदर। अब वो कहता है कि लोग किराए के घरों में रहते हैं, बच्चों की फीस, बिजली गैस के बिल, ये सारी बातें ये वाकयातन इस अवाम के जेन्युइन इश्यूज हैं। हुकूमत को इनको एड्रेस करना चाहिए, और सिर्फ ये ट्विटर और फेसबुक पर ये मुहिम्मात नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आवाम तक इस महंगाई की कमी, बेरोजगारी की कमी, और ये जो अशिया खुर्दोनोश हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, इसका रिलीफ आवाम तक अमली तौर पर पहुंचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मियाँ बरादरान की और जरदारी की बात करें तो भाई ये कहां तक पहुंचे, इस हुकूमत की भी नालायकी होगी। लेकिन आपने इस मुल्क को इस नेज पर पहुंचाया है, आपने मुल्क को इतने कर्जों के अंदर जकड़ा है कि इमरान खान के पहले साल के अंदर तो पूरा जो कर्ज लिया वो वापस आपके उस कर्जे की सूद के अंदर जो है वो अदायगी हुई, और बाकी चीजें वो कहते हैं कि इलेक्शन नून लीग ने जीता हुआ था और आरटीएस से हमें हराया गया। हालांकि ये बात हकीकत है, सबसे ज्यादा जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर पिटीशंस गई हैं, यानी धांधली की शिकायत गई हैं, वो पीटीआई की तरफ से गई हैं। और फिर 5 हल्के ऐसे थे जहां पर 1000 से कम मार्जिन पर पीटीआई के लोग हारे, और फिर 25 ऐसी सीटें थी जहां पर 25 यानी 20 सीटें ऐसी थी जहां पर 2500 से कम वोटों से पीटीआई के लोग हारे हैं। इसका मतलब है धांधली अगर हुई है तो वो तो पीटीआई के खिलाफ हुई है। अगर ये सीटें पीटीआई के पास मौजूद होती तो फिर वो इत्तेहादी हुकूमतों की उन्हें जरूरत ना थी, यानी उनको इत्तेहादी जमातें काफ लीग, एमक्यूएम, मेंगल, इस तरह के लोगों से ब्लैक मेल ना होते तो फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से बोल्ड डिसीजन लिए जाते। और फिर इसी तरह रुपए की कदर पर बात की गई, हमें तब्दीली लाना होगी, इसके बगैर मुल्क, असम्बलियां, अदालतें, कारोबार नहीं चल सकते। लोगों से ऐदो पैमा किया गया और कहा गया जनाब वोट को इज्जत ना दी तो पासपोर्ट को इज्जत नहीं मिलेगी, बुज़दिल अरकान घरों में बैठ जाएं,
بزدلوں کی ہمیں اسمبلیوں اور قوم کو ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے حلف وفاداری کریں، اور خود نائل ہے، نالائق، ڈرپوک، مجرم، اشتہاری، وہ بیٹھا ہے وہاں پر لندن میں اور لوگوں کو بہادری کی باتیں کر رہا ہے۔ بھئی آپ جاتے 8-10 سال قید میں رہتے اور پھر نیلسن منڈیلا اور اس طرح کے خمینی کے بننے کے نعرے لگاتے، لیکن آپ تو بڑے آرام پسند آدمی ہیں۔ لوٹنا ہے اور اس کے بعد اپنا سارا کچھ محفوظ کرنا ہے، بیر پناہ لینی ہے، پناہ لینے کے بعد یہاں صرف نعرے بلند کرنے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز نے خطاب کیا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو کے اندر ہے۔ یہ ووٹ کو عزت اس وقت آپ کو یاد نہیں ہوتی تھی جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کرتی تھی اور آپ کو الیکشن جتوایا جاتا تھا، اس وقت یاد نہیں تھی۔ جس نے پاکستان کا دفاع انہوں نے کہا اس نے نواز شریف نے مضبوط کیا، JF-18 طیارے اس نے بنائے، ایٹم بم اس نے بنائے، اور یہ حالانکہ بڑی حقائق اور تاریخی باتیں ہیں کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا وہی کردار ہے جو ایک پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے۔ کتنے کک بیکس کمیشن موٹر وے کے ذریعے لیے گئے، موٹر وے بننی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن اور ہیلتھ کا کس طرح جنازہ نکالا گیا، اور اس ملک کے اندر ایک ہاسپٹل آپ نہیں بنا سکے جس میں اپنا علاج آپ کروا سکتے، اور باقی ہاسپٹل آپ گن دیتے ہیں۔ آپ ایک یونیورسٹی اپنے لیے ایسی نہیں بنا سکے جہاں آپ کے اپنے بچے ایجوکیشن لیں، اور پھر سارے مفرور اشتہاریوں کا ٹولہ لندن میں بیٹھ کر ملک کے اداروں کے خلاف اس وقت حملہ آور ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈھول کے تھاپ پر جو رقص ہوگا، نیب نے جو کہا ہے اور FIA کو بھی کہا ہے، نیب نے آج خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ڈھول بھی بجایا جائے اور باقاعدہ ان کے جو اشتہار ہیں ہر تھانے پر، ہر جگہ پر، ان کی رہائش گاہ پر، لندن میں، پاکستان میں، وہ لگائے جائیں اور پتہ چلے کہ یہ مجرم اشتہاری ہے اور مطلوب ہے پاکستانی ریاست کو۔ تو یہ وہ کہتے ہیں مشرف اور ادھر ادھر کی باتیں۔ بھائی تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو اپنی بات کر کہ وہ رسیدیں دکھاؤ قوم کو تاکہ قوم آپ کی حمایت کرے۔ آپ اپنا پیسہ لوٹ مار کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کارکنان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ خود بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑا عام جو ہے وہ ستون پکڑا ہوا ہے۔ بھئی کارکنوں کو تو چھوڑ گیا، لندن بھاگ گیا، اب کیا اس طرح کی باتیں جو ہے وعدہ کرو پاکستانی عوام، پاکستان عوام ووٹ کی عزت نواز شریف کے نظریے کو جھکنے نہیں دو گے۔ یہ آپ کا دبڑ دوست ہو جائے گا سارا بیانیہ، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آج اپوزیشن کو جتنی جرأت ہوئی ہے اس کے اندر موجودہ حکومت کے لوگوں کا بھی کردار ہے، اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر اب تک ادارہ جات کی کچھ اصلاحات ہو چکی ہوتی، عوام کو ریلیف مل چکا ہوتا، تو یہ خود بخود دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب لوگ کیا کریں، ایک طرف بھوک ہے، افلاس ہے، اور دوسری طرف جو ہے چور ڈاکو لٹیرے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کہ یہ راہ زن لوگ ہیں، یہ لوٹ لیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ چند نعرے لگائیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حوالے سے گمراہ ہوں گے۔ لیکن یہ بہرحال یہ FATF کی قانون سازی ہو یا دیگر معاملات ہوں، یہ پتہ چلا ہے کہ اب ریاستی اداروں نے NRO دینے کے حوالے سے نو کیا ہے، ورنہ یہ ان کے قدموں میں لیٹتے۔ محمد زبیر جیسے لوگ روز چھپ کر ملتے تھے، رانا ثناء اللہ، سب نے منت ترلے کیے، لیکن ان کی دال اس معاملے میں نہیں گلی۔ اگرچہ اور معاملات کے اندر ان کو ماڈل ٹاؤن تھانے کے اندر اس طرح کے واقعات میں قومی درندوں کو ہمارے ان اداروں نے ریلیف دیا، اس حوالے سے انہیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گنجر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔